बच्चों, ये जो हिस्ट्री का अपना पोर्शन चल रहा है बच्चों, लेसन 3, ठीक है, नाथसीवाद और हिटलर, और इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले पढ़ चुके थे मंदी, जो वहां पे उस समय आ गई थी। तो आर्थिक मंदी का जर्मन की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम जर्मनी की बात कर रहे हैं। एक हमने वर्साई की संधि की बात की थी, जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत सारी कठोर शर्तें थोप दी गई थी। जो बच्चे रेगुलर हैं, पढ़ रहे हैं, उनको पता है ये सब, ठीक है। तो वर्साई की संधि, इसमें जो जर्मनी के एक अपमान भी झेलना पड़ा था। तो आगे फिर हिटलर ने इस वर्साई की संधि से और जर्मन की पराजय से वो इतना आगोबूला हो गया था, और उसने फिर आगे किस तरह से अपनी सत्ता को स्थापित किया। तो हम अभी बढ़े आर्थिक मंदी का जर्मन की अर्थव्यवस्था पे जो जो प्रभाव देखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, उत्पादन जो था, ठीक है, जो 1929 में, मतलब मंदी के पहले जो था वो उत्पादन, वो मंदी के बाद घट करके और 40% ही रह गया। मतलब जर्मन अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन, जिसपे किसी देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है, वो उत्पादन कितना रह गया, 40% रह गया। फिर वहां के जो लोगों की स्थिति थी, उनका वेतन क्या था, या उनका रोजगार की स्थिति क्या थी, उनकी रोजी रोटी कैसे चल रही थी, क्या उनकी स्थिति थी। तो अगर आप वेतन देखें तो मजदूर तो सब बेरोजगार हो ही गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि उद्योग धंधे सब ठप पड़ गए थे, उद्योगों में उत्पादन ही नहीं हो रहा था। तो मजदूर तो काम कैसे करेंगे? तो मजदूरों की छटनी हो गई, बेरोजगार हो गए वो। वेतन इनका, या अगर कुछ लगे भी है काम में, तो वेतन उनका क्या हो रहा है, बहुत कम हो गया, गिरता जा रहा है। बेरोजगारों की संख्या, एक समय वहां पे ऐसी स्थितियां बन गई थी क्योंकि काम था नहीं, ठीक है। लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार थे। सड़कों में, चौराहों पे वो अपने एक तख्ती लगा करके बैठे थे कि हमें कोई भी काम दे दीजिए, हम कोई भी काम करने को तैयार है। अच्छे अच्छे लोग भी कोई भी छोटे छोटे काम करने को तैयार थे, क्योंकि पैसा नहीं था, रोजगार नहीं था। तो एक समय ऐसा आया कि बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई। सोचिए बच्चे, 60 लाख कितने होते हैं, ठीक है। फिर अब ऐसे में जो लोग हैं, उनमें हताशा का माहौल भी हो गया था, बेचैनी का माहौल, डर का माहौल। उनको अपना भविष्य जो है अंधकार में लग रहा था, क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसे में बच्चों क्या है, जब नौकरी नहीं है, रोजगार है नहीं उनके पास, ठीक है, रोजी रोटी की समस्या है, तो ऐसे में असर तो सबके ऊपर ही हो रहा था। पर इसमें कुछ कमियां ये भी हो रही थी कि ये जो युवा वर्ग है वो अपराधों में लिप्त हो गया था। मतलब जब उनके पास कुछ साधन नहीं रहा, तो वो अपने जो है जीवन यापन के लिए गलत कामों में भी लिप्त हो गए। अभी मैंने बताया, सब जगह निराशा का माहौल हो गया था। ये जो मंदी आ गई थी, क्योंकि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि आगे कैसे होगा, क्या होगा। एक बेचैनी सी, एक आशंका सी मन में बनी हुई है, डर का माहौल है, ठीक है। ऐसी स्थितियां जो थी वहां पर हो रही थी। मुद्रा का मूल्य भी जो है वो घटता जा रहा था। तो वैसे भी मुद्रा थी नहीं, और जो थी मुद्रा उसका भी मूल्य बहुत कम होता जा रहा था। अब ऐसे में जो वेतन भोगी कर्मचारी हैं, मतलब जो जिनको हर महीने वेतन मिलता है, जिनकी जो है नौकरी बनी हुई थी, ठीक है, या पेंशनधारी जो लोग हैं, उनको भी जो है स्थिति कम हो रही थी, उनकी खराब हो रही थी, क्योंकि बचत हो नहीं रही थी, ठीक है, बचत का मूल्य भी गिरता जा रहा था। तो उन्हें एक डर था कि कहीं अगर ये स्थिति ऐसी ही बनी रही तो कहीं इसका सर्वहाराकरण ना हो जाए। तो सर्वहाराकरण क्या होता है कि बच्चे जब आर्थिक स्थिति गिरती जाती है, तो धीरे 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 एक मजदूरों जैसी स्थिति बन सकती है। तो उन लोगों को ये डर था कि कहीं अगर हमारी ऐसी स्थिति रही तो हमारी स्थिति ऐसी ना हो जाए कि हम तो मजदूरी करने के लायक हो जाए। तो सर्वहाराकरण का भय भी इनके मन में था। कारोबार सारे ठप हो चुके थे, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े व्यवसाय भी जो है वो बंद हो चुके थे। व्यवसायी जो थे, व्यापारीगण जो थे, ठीक है, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, चाहे बड़े व्यापारी हों, थोक व्यापारी हों, खुदरा व्यापारी हों, ठीक है, या जिनका स्वरोजगार था, जिन्होंने अपना कोई रोजगार कर रखा था, सब के सब स्थिति में जो थे बहुत ज्यादा उनकी स्थिति खराब हो गई थी, और सबकी हिम्मत जो है वो टूट चुकी थी, सबकी हिम्मत जो है वो पस्त हो गई थी। किसानों की अगर परिस्थिति देखें तो उनको भी कोई लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके जो कृषि उत्पाद थे उसमें भी गिरावट आ रही थी, ज्यादा उत्पादन वहां पर भी नहीं हो रहा था। ऐसे समय में केवल सिर्फ अगर देखें
तो एक मजदूर वर्ग, जो संगठित मजदूर वर्ग है, वो अपनी एक हिम्मत जो है वो बनाए हुए रखा हुआ था। तो ऐसे में यहाँ पर था। अब इस समय इसकी वजह तो जो थी कि जो वाइमर गणराज्य है उसमें कुछ कमी लोगों ने देखी थी, कि इसमें कुछ कमी थी, क्योंकि ये गणराज्य अस्थिरता के कारण, ठीक है, तानाशाही का शिकार बनने की स्थिति हो रही थी उसकी। तो लोगों में एक ये भी बात थी कि कहीं ये इस तरह की स्थिति ना हो जाए, इसकी जो कमियां हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोकतांत्रिक गणराज्य जो है ये तानाशाही में बदल जाए। तो इसके पीछे मैंने जो कमियां देखी, एक तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो वहां पे कई समय से जो है जो गठबंधन वाली सरकार, मतलब कई पार्टियां मिलकर के जो सरकार चलाती है, वो वहां पर गठबंधन सरकार बन रही, क्योंकि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पा रहा था और गठबंधन सरकार ही सत्ता में बनी हुई थी। एक तो ये कमी दिखाई दे रही थी। दूसरा, ये जो अनुच्छेद 48 है, इसमें क्या था कि राष्ट्रपति जो था उसको कई अधिकार मिल जाते थे। एक तो आपातकाल लागू, आपातकालीन देश में संकट का है। आज अगर अपन अपने देश की भी बात करें तो राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त हैं उसमें संकटकालीन अधिकार भी प्राप्त है। उसमें वित्तीय संकट अगर आ जाता है तो यहाँ पर भी जो राष्ट्रपति है उसके पास आपातकाल लागू करने का अधिकार था। और ऐसे समय में क्या होता है कि नागरिकों को जो अधिकार मिलते हैं ना वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो नागरिक अधिकारों को रद्द करने का अधिकार भी, मतलब लागू जो है उनको रद्द करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को हो सकता है। और जब राष्ट्रपति फिर अपना अध्यादेश जो है जारी करता है तो अध्यादेश के द्वारा वो देश पर जो है शासन करने का अधिकार भी कर सकता है। तो ये कमियां उस समय वहां पर देखी जा रही थी। फिर ऐसे समय में जो वाइमर गणराज्य है वो बहुत कम समय के लिए बहुत लोगों के हाथों में रहा। 20 तो मंत्रिमंडल हो गए और 239-40 डेज से ज्यादा उसकी जो ये सरकार यहाँ पर चली नहीं। तो लोकतांत्रिक जो संसदीय शासन व्यवस्था थी उसमें लोगों का विश्वास भी खत्म हो रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि ये जितनी सारी समस्या आ रही है उसका कोई समाधान ही नहीं निकाल रही है सरकार। तो उनका धीरे धीरे उस सत्ता में, उस पार्टी में से विश्वास भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि वहां पर जर्मन अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई थी, मंदी की स्थिति हो रही थी, ठीक है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपन बात करते हैं हिटलर के उदय की, ठीक है। मतलब हिटलर जो था उसका जो हम देखते हैं कि कैसे वो सत्ता में आया, कैसे उसका उदय हुआ। तो हिटलर की अगर अपन बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, तो उसका जन्म ऑस्ट्रिया में, ये भी यूरोप में ही है एक देश, 1889 में इसका जन्म वहां पर हुआ था ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और बहुत ज्यादा गरीबी वाले माहौल में इसने गरीबी झेली थी, तो ये बहुत गरीब परिवार में इसने जो है जन्म लिया। फिर अगर अपन देखें क्या इसने कहीं रोजगार किया था, तो प्रथम विश्व युद्ध में रोजगार में इसने वहां पर मैसेज लाना छोड़ना, ठीक है, मैं संदेश वाहक का काम किया था, कार्बोरल का काम इसने किया था। इसको बहुत सारे जो है बैच तमगे जो है, मतलब कई क्षेत्रों में इसको जो है एप्रिसिएशन में मिला था, तमगे भी इसको यहाँ पर मिले थे। फिर इसने उस समय एक जो छोटी सी एक पार्टी थी वहां पर सदस्यता जो थी उसकी इसने ले ली थी, वो पार्टी थी जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसकी सदस्यता इसके पास आ गई, मैं उसने इसकी सदस्यता ले ली थी जर्मन। और 1919 में इसने इस पार्टी को एक नया नाम दिया, जिसमें वो पहले शामिल हुआ था ना, उसमें उसने उसको एक नया नाम दिया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जो बाद में इसकी नात्सी पार्टी कहलाई। जो अपना जो शीर्षक था इसका नात्सीवाद, ठीक है, जो इसके समर्थक थे वो नात्सी कहलाए। तो इस पार्टी का बाद में नाम क्या हो गया, नात्सी पार्टी जो थी, इसको यहाँ पर नाम दिया। तो ये पार्टी बन तो गई, पर शुरुआत में इसकी तरफ किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 1930 तक जो है इसकी तरफ कोई भी आकर्षित ज्यादा नहीं हुआ। फिर इसने एक योजना बनाई हिटलर ने, हालांकि वो योजना भी इसकी सब असफल हो गई। इसमें कुछ क्षेत्रों में हमला करना, कहीं कब्जा करना, तो इसने कुछ योजना बनाई कि बवेरिया पर हमला किया जाएगा, ठीक है,
बर्लिन पर चढ़ाई की जाएगी, क्योंकि इसको पता था कि वो जो स्थिति थी, क्योंकि ये बहुत बौखलाया हुआ था एक तो जर्मन की पराजय से, और एक मैंने जो बताया था वर्साई की संधि, जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत सारे शर्तें थोप दी गई थी, तो उनसे बहुत ज्यादा जो है आग बबूला था, नाराज था, तो ये इसको जो है बदलना चाहता था और ये सत्ता पे भी कब्जा करना चाहता था। पर ये इसकी योजना जो थी असफल हो गई, नहीं हो पाई, और इसको गिरफ्तार कर लिया गया देशद्रोह के आरोप में कि तुमने देशद्रोह यहाँ पर किया, और उसके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया। हालांकि बाद में बरी हो गया, पर इसको गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया था। तो इसकी ये जो पार्टी थी, नाजी पार्टी, इसने एक प्रोपेगेंडा किया। अब प्रोपेगेंडा क्या होता है? कोई बात का प्रचार प्रसार करना, अपनी पार्टी के बारे में बढ़ चढ़ के बताना, ठीक है, ये प्रोपेगेंडा इसने किया। तो जर्मन संसद जो है इसके चुनाव में, जर्मन संसद के जो चुनाव हो रहे थे उसके चुनाव में इस पार्टी को केवल 29% ही वोट मिले, ज्यादा वोट नहीं मिले, और बाद में भी 1932 में तक में भी इसमें इसको 37% ही वोट जो है इसकी पार्टी को हासिल हुए। तो 1929 में ये नाजी प्रोपेगेंडा जो था वो यहाँ पर चलाया गया। अब हिटलर ने क्या किया आगे? हिटलर जो है इसने एक बहुत जोश, साहस, और मतलब इसका जो व्यक्तित्व अगर अपन देखें, बहुत अच्छा वक्ता है ना, बोलने वाला, खूब भाषण देता, भाषण सुनने के लिए लोग आते थे और इसके भाषण से प्रभावित भी होते थे। तो बहुत अच्छा वक्ता है ना, बोलने में ये लोगों को प्रभावित करने में बहुत अच्छा ये था। इसने खूब वादे भी कर लिए कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी बिल्कुल समाप्त कर देंगे, और खूब बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं, बैनर निकाले जा रहे हैं। तो इसने, उसकी पार्टी ने ये किया। तो लोगों के सामने ये इसका जो है ना एक मसीहा के रूप में, जैसे हमारा जो है ये कल्याण करने के लिए आया है, ये हमारे अब आ गया है तो हमारी सब तकलीफें दूर हो जाएंगी, तो लोग उसको एक अवतार के रूप में जो है वो देखने लगे यहाँ पर। तो इस तरह की जो है यहाँ पर उसके लिए स्थिति बन रही थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जो वर्साई की संधि है उससे जो जर्मन का अपमान हुआ था, उस अपमान को दूर करके वो अपनी जो स्थिति को वापस से मजबूत करना चाह रहा था। तो ये यहाँ पर स्थिति यहाँ पर बन रही थी। आगे के क्वेश्चन में बच्चों पर हिटलर का और आगे देखेंगे। तो यहाँ तक अगर अपन ने देखा है कि जर्मन में अर्थव्यवस्था में जो मंदी का प्रभाव और एक जो हिटलर का उदय हुआ था। तो आगे और क्या स्थितियां बनी तो वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है।